द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को ओवरटेक किया आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो ये जो टाइम था रशिया में जब सोशलिस्ट ने मोनार्की को हटाकर ओवरटेक किया, दिस इज कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये सब जानने के लिए वी नीड टू लुक कि रशिया में हालात कैसे थे, रशिया की सिचुएशन कैसी थी बिफोर द रशियन रिवॉल्यूशन। द रशियन एम्पायर in 1914. During the 1914, Tsar Nicholas II was the ruler of Russian Empire. रशियन एम्पायर में मॉस्को के एम्पायर की टेरिटरीज और जो आज के कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, एस्टोनिया, लटीवा, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस एंड सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड, ये सब रशियन एम्पायर के अंदर आते थे जो पैसिफिक तक फैला हुआ था। और आज के सेंट्रल एशियन कंट्रीज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान सब रशियन एम्पायर के ही अंदर आते थे। यहाँ पर मेजोरिटी का रिलीजन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, बट यहाँ और भी रिलीजन के लोग रहते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी रशिया में 85% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड थे और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कमाते थे। ये परसेंटेज और कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जर्मनी में 50% लोग एग्रीकल्चर करते थे जबकि फ्रांस में 40% लोग। इंडस्ट्रीज कुछ एरियाज में लिमिटेड थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को मेन इंडस्ट्रियल एरिया थे। जब रेलवे का नेटवर्क एक्सपेंड हुआ तो वे सारे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे जिनकी रेलवेज में ज़रूरत थी, जैसे कोल, आयरन एंड स्टील। बात करें अगर यहाँ की सोसाइटी की तो यहाँ के वर्कर्स भी आपस में डिवाइडेड थे। वर्कर्स में जो मेटल वर्कर्स थे वो बाकी सब वर्कर्स में अपने आप को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि मेटल के काम करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत होती थी। 1914 तक 31% महिलाएं फैक्ट्रीज में काम करती थी, बट उनकी जो वेजेस थी, जो मजदूरी थी, वो मर्दों की आधी या फिर उससे भी कम 3/4 थी। बट इतने डिवीज़न होने के बाद भी, इतनी वेरिएशन के बाद भी, अगर वर्कर्स किसी चीज़ से डिसएग्री करते थे तो वो एक साथ में आ जाते थे और स्ट्राइक कर दिया करते थे या फिर अपना काम बंद कर दिया करते थे। इफ़ यू टॉक अबाउट द रूरल एरियाज और कंट्री साइड, तो यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो खेती तो करते थे, बट ज़्यादातर लैंड नोबिलिटी, क्रॉन या ऑर्थोडॉक्स चर्च के हाथों में हुआ करती थी। यहाँ के पीजेंट्स नोबिलिटी की किसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि यहाँ के नोबल्स को जो पोजीशन मिली थी वो जार के प्रति लॉयल रहने के कारण मिली थी। यहाँ के पीजेंट्स चाहती थी कि नोबल्स की लैंड उनको दे दी जाए। कई बार तो पीजेंट्स रेंट देने से मना कर दिया करते थे या फिर लैंडलॉर्ड्स की हत्या कर दिया करते थे। सोशलिज्म इन रशिया। 1898 में रशिया में कुछ लोगों ने मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को स्टेब्लिश किया, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। पर 1914 तक रशिया में सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, इसलिए इस पार्टी को भी एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काम करना पड़ा। इन्होंने न्यूज़पेपर सेटअप किया, वर्कर्स को मोबिलाइज किया और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए। एक बात थी कि रशिया के पीजेंट्स बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज के पीजेंट्स से काफ़ी अलग थी, क्योंकि रशिया में जो भी अरेबल लैंड थे और पीजेंट्स जो भी खेती करते थे इन लैंड्स पे, ये सारे के सारे लैंड्स वो अपने कम्यून को सौंप दिया करते थे, जिन्हें मीर भी कहा जाता था। और ये कम्यून लोगों की ज़रूरतों के आधार पे लैंड का बंटवारा कर दिया करते थे। इसीलिए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को लगा कि वर्कर से बेटर है कि पीजेंट्स को, किसानों को रिवॉल्यूशन का मेन फोर्स बनाया जाए, क्योंकि इनका जो पूलिंग सिस्टम है ज़मीन को लेकर के, दैट हैज़ मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। और इन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी को एस्टेब्लिश किया। ये पार्टी पीजेंट्स के डिमांड्स के लिए स्ट्रगल किया करती थी। पीजेंट्स को लेकर के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स थी। लेनिन, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से था, उनको लगा कि सारे पीजेंट्स एक तरह के नहीं हैं, इनमें से कुछ पुअर है तो कुछ रिच है, सो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट और रिवॉल्यूशन। लेटर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी स्प्लिट हो गई इनटू बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक पार्टी। बोल्शेविक का मानना था कि जार के इस रेप्रेसिव सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टी डिसिप्लिन्ड हो और अपने मेंबर्स के नंबर्स और क्वालिटी को मेंटेन करके रखें, कंट्रोल करके रखें। वेयर एज मेंशेविक थॉट दैट कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए।
A turbulent time, the 1905 revolution, रशिया ऑटोक्रेसी था। बाकी यूरोपियन कंट्रीज जहां पार्लियामेंट थी, बट रशिया में जार के पास पूरी अथॉरिटी थी और उसे कोई भी पार्लियामेंट को फेस नहीं करना पड़ता था, तो वो सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से लिया करता था। एंड मीनवाइल रशिया वाज फाइटिंग विद जापान इन द वॉर, क्योंकि दोनों को मंचूरिया और कोरिया चाहिए था। एंड इन दिस वॉर रशिया बार बार हार रहा था, बट जार निकोलस सेकेंड वाज कन्विंस्ड कि रशिया जीतेगा, रशिया वुड विन, एंड ही डिसाइडेड दैट कि रशिया विल कंटिन्यू टू फाइट। बट इस वॉर में जापान को ज़बरदस्त जीत मिली। इस वॉर के कारण इंटरनल तौर पे रशिया में लोगों के अंदर काफ़ी असंतोष भरने लगा, एंड दैट लेड टू द वायलेंस इन सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको ब्लडी संडे मैसेकर बोलते हैं। सो द ईयर ऑफ 1904 रशिया के वर्कर्स लोगों के लिए बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब था, क्योंकि चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी और मजदूरों की रियल इनकम बहुत ही कम हो चुकी थी। इस तरह के हालातों को देखते हुए रशिया के वर्कर्स ने कई तरह के वर्कर्स एसोसिएशंस बनाए और इसकी मेंबरशिप लेना शुरू कर दिए। अगर हम रिवॉल्यूशनरी लीडर्स की बात करते हैं जैसे कि लेनिन, तो इन सारों को एक्साइल कर दिया गया। देन ऑन 22 जनवरी 1905 इसमें वर्कर्स का ग्रुप विच वॉज लेड बाय फादर गेपॉन, वे पूरे सपोर्टर्स और अपने वर्कर्स के साथ विंटर पैलेस के पास आए। ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये सारे वर्कर्स अपने डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी इंपीरियल फोर्सेस ने उन पे हमला कर दिया, ओपन फायरिंग कर दिया, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए और 300 लोग वॉन्डेड हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है और इसे द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 भी कहा जाता है। इसके बाद पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी। स्टूडेंट बॉडीज ने कंप्लेन किया अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होने लगे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस इस्टेब्लिश किया और उन्होंने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। और ये रिवॉल्यूशन की वजह से जार ने अलाउ कर दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का, विच इज कॉल्ड ड्यूमा। बट जार ने फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज के भीतर ही डिसमिस कर दिया। फिर उन्होंने सेकेंड ड्यूमा को 3 महीने बाद री इलेक्ट किया। जार को नहीं चाहिए था कि कोई भी तरीके से उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे या उनको अकाउंटेबल बनना पड़े। वो अपने पावर को भी खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने वोटिंग लॉज में भी चेंजेस लाए, जिसकी वजह से थर्ड ड्यूमा वाज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को इससे बाहर रखा गया।